प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो कि महान उपन्यासकार, कथा सम्राट, कलम का सिपाही कहे जाने वाले प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, गोदान। जी हाँ, गोदान हिंदी का वह उपन्यास है जिसके पहले और पीछे हिंदी उपन्यास की परंपरा रेखांकित होती है। स्थापत्य की दृष्टि से जिस तरह गोदान विलक्षण और अद्वितीय है, भाषा की दृष्टि से भी वह अद्वितीय और बेमिसाल है। आइए कहानी सुनते हैं। होरी के मन में एक गाय लेने की बड़ी साध थी, पर 5 बीघे के किसान की औकात ही क्या, कभी लगान ही पूरा न चुकता, गाय तो क्या ही खरीदी जाती। जमींदार से मिलने जा ही रहा था कि होरी की मुलाकात भोला महतो से हो गई। वह ग्वाला था। उसने अपनी कबरी गाय होरी को बिना नगद दाम लिए ही बेच दी। होरी ने 5 मन भूसा बदले में दे दिया। 50 वर्ष का विधुर भोला वास्तव में दोबारा शादी करना चाहता था। उसकी सगाई कराने का भी होरी ने वादा किया। राय साहब अमरपाल सिंह की जमींदारी में होरी का गांव बेलारी था। राय साहब सेमरी में रहते थे। उन्होंने पिछले सत्याग्रह संग्राम में खूब यश कमाया था, पर साथ ही वे हाकिम हुकामों से भी मेलजोल बनाए रखते थे। साहित्य, संगीत, नाटक, शिकार के शौकीन थे। दशहरे पर धनुष यज्ञ का नाटक करवाते थे। इस अवसर पर शहर से कई मित्र आते। होरी को उन्होंने ताकीद कर दी कि उसके गांव से इस अवसर पर अच्छा नजराना आए। होरी ने भोला को भूसा दे दिया। रास्ते भर दोनों अपने दुखड़े सुनाते रहे। होरी के भाई बंटवारा कर अलग हो गए थे और भोला के निकम्मे बेटे बाप की जरा मदद नहीं करते थे। दोनों अपने अपने परिवार से दुखी थे। होरी का लड़का गोबर दूसरे दिन गाय लाने गया। झुनिया कुछ दूर तक गाय को छोड़ने आई। वह भोला की विधवा बेटी थी। उसका पति मुंबई में दंगे में मारा गया था। उसकी बातों और अदाओं ने गोबर को लुभा लिया। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। गाय क्या आई, गांव में मेला आ गया। सारा गांव गाय देखने होरी के द्वार पर पहुंचा। नहीं आए तो सगे भाई हीरा और शोभा। होरी खुद बुलाने गया, पर दोनों की विष भरी बातें सुनकर लौट आया। पर धनिया चुप न रह सकती थी। हीरा के घर जाकर उसे 20 गालियां दी। हीरा ने जलन में आकर गाय को जहर खिला दिया। होरी ने उसे गाय की नाद के पास खड़ा देखा था। गाय के मरने के बाद होरी का शक हीरा पर ही गया। घर में कोहराम मच गया। धनिया हीरा को पुलिस के हवाले करना चाहती थी। होरी मार पीट कर उसे रोकना चाहता था, क्योंकि वह उसका छोटा भाई था। लेकिन सारा गांव धनिया के साथ था। शाम तक थानेदार भी आ गया। हीरा गांव छोड़कर भाग गया। थानेदार हीरा के घर की तलाशी लेने लगा। होरी ने महाजन से कर्ज लेकर थानेदार को घूस देनी चाहिए ताकि तलाशी न हो। आखिर यह उसके छोटे भाई के घर का मामला था। पर धनिया ने सारे रुपये छीनकर जमीन पर फेंक दिया। थानेदार ने गांव के महाजनों से रुपये वसूल किए। सारे गांव में धनिया की बहादुरी की चर्चा होने लगी। इधर धनुष यज्ञ के अवसर पर राय साहब के प्रतिष्ठित मेहमान पधारे। पंडित ओंकारनाथ बिजली पत्र के संपादक थे। मिस्टर तनखा बीमा कंपनी के एजेंट थे। मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। तीनों के आते ही बहस शुरू हो गई। जमींदारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आर्थिक दुर्व्यवस्था, गोया हर विषय पर जबरदस्त बहस हुई। मिस मालती के आने से बहस का रुख बदला। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी, बेहद सुंदर और हाजिर जवाब। मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी भी आए। मिस्टर खन्ना बड़े तिकड़मबाज व्यापारी थे। मिस मालती के उपासकों में से वे थे, पर मालती उन्हें उंगली पर नचाती थी। मालती ने बात ही बात में संपादक जी को भी उल्लू बना दिया। उन्हें अपनी आचार निष्ठा पर बड़ा गर्व था, पर मालती ने लच्छेदार बातें बनाकर उन्हें शराब पिला दी। बाद में वे बड़ा तिलमिलाए, पर लोगों के लिए अच्छा तमाशा रहा।
मिस्टर मेहता ने खान बनकर सबों को आतंकित किया। उनके बहुरूपीयपन को कोई ताड़ न सका। वे नाटक के शौकीन थे। धनुष यज्ञ के बाद होने वाले प्रहसन का भी उन्होंने खूब आनंद लिया। दूसरे दिन शिकार का प्रोग्राम बना। शिकार का तो नाम ही था, इस बहाने सैर सपाटे या गप्पे मारने का ही कार्यक्रम था। केवल मिर्जा खुर्शीद ने ही शिकार का वास्तविक आनंद उठाया और ग्रामीण परिवार से घुल मिलकर ग्राम्य जीवन को निकट से देखा। राय साहब और खन्ना कारोबारी बातें ही करते रहे। मालती और मेहता में लड़ाई हो गई। एक जंगली युवती के स्नेह और सेवा भाव पर मेहता मुग्ध हो गए। उसने परिचय स्वार्थ न होते हुए भी बड़ी लगन से दोनों का अतिथि सत्कार किया, पर मालती उस युवती के प्रति मेहता की श्रद्धा देख जल उठी। ईर्ष्या का ऐसा उदाहरण मेहता ने दूसरा न देखा था। गोबर और झुनिया के मेल जोल ने होरी के सिर पर नई मुसीबत खड़ी कर दी। गर्भवती झुनिया को अकेला छोड़ गोबर गांव से भाग गया। पहले तो धनिया ने झुनिया को डांटा फटकारा, पर उसका वत्सल मातृ हृदय इस अवस्था में झुनिया को घर से निकाल न सका। गांव में खूब निंदा हुई। बिरादरी ने दंड दिया। हुक्का पानी बंद हो गया। खलिहान से सारी फसल पंचों के घर पहुंच गई। रुपये के लिए घर गिरवी रखना पड़ा, तब कहीं हुक्का खुला। गोबर गांव से भागकर लखनऊ जा पहुंचा। मिर्जा खुर्शीद ने उसे 6 आने रोज पर नौकर रखा। काम था अहाते के फूल पौधों को सींचना। मिर्जा जी ने बूढ़ी कबड्डी का आयोजन किया था। शहर के रईसों के लिए तमाशा हो गया। डॉक्टर मेहता और मिर्जा भी मैदान में उतरे। डॉक्टर मेहता ने बाजी जीत ली। मिस मालती उनकी जीत से बेहद प्रसन्न थी। मिर्जा जी का ख्याल था कि मिस्टर मेहता और मालती शादी करने वाले हैं, पर डॉक्टर मेहता ने स्पष्ट कर दिया कि मिस मालती में वे खूबियां नहीं हैं जो वे अपनी पत्नी में देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में आदर्श पत्नी वह है जो प्रेम, त्याग और बलिदान की मूर्ति हो। मालती जैसी रंगीन तितलियां उनके लिए मनोरंजन की वस्तु मात्र थी। इधर भोला ने झुनिया का बदला होरी से लिया। उसने होरी से साफ कह दिया कि वह या तो झुनिया को घर से निकाल बाहर करे या गाय के दाम अभी नकद चुका दे। धनिया, होरी दोनों ने झुनिया को निकालने से इनकार कर दिया। इस पर भोला होरी के दोनों बैल खोलकर ले चला। गांव वालों ने बीच बचाव करना चाहा, पर होरी ने झुनिया को निकालने के बजाय बैल देना ही उचित समझा। बैल चले जाने से खेती का काम रुक गया। पंडित दाता दीन ने बुआई के लिए बीज और बैल तो दिए, पर बदले में आधी फसल ले ली। दुर्भाग्य का मारा होरी उनका विरोध करता भी तो कैसे। ऊख तैयार हो गई। किसानों ने शुगर मिल के कारिंदों के हाथ ऊख बेच दी, पर झिंगुरी सिंह मिल के फाटक पर बैठ गए। एक एक किसान से उन्होंने सूद समेत अपने रुपये वापस ले लिए। होरी को ऊख बेच के 120 रुपये मिले। झिंगुरी सिंह का कर्ज चुकाकर 25 रुपये बचे थे, पर जमींदार के कारकुन नोखेराम ने वो भी वसूल लिए। महीनों की कड़ी मेहनत से पाए रुपये एक दिन में उड़ गए। एक पाई न बची। अब कहाँ से बैल आएंगे और घर वालों का क्या होगा, यही चिंता होरी को खाए डालती थी। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी जैसी थी। उसने अपने घर का सारा भार अपने ऊपर उठा रखा था। रात दिन परिश्रम कर वह घर का खर्च चला रही थी। बीमार पिता, माता, 2 बहनों की शिक्षा, घर का खर्च, यह सब उसके कठोर परिश्रम से ही चल रहा था। वह इसलिए चाहती या विनोद करती थी कि इससे उसके कर्तव्य का भार हल्का हो जाता था। लोग उसके हंसने बोलने का गलत अर्थ लगाते तो वह उसकी परवाह नहीं करती थी। डॉक्टर मेहता ने उसे खन्ना से इतना घुलने मिलने पर टोका भी, पर मालती ने उन्हें भी स्पष्ट कह दिया कि उसके सहृदयतापूर्ण व्यवहार का गलत अर्थ लगाकर बदनाम करने वालों की उसे कोई परवाह नहीं है। होरी के दुर्भाग्य और पंचायत के दंड की खबर राय साहब को भी मिली। उन्होंने कारकुन नोखेराम को बुलाकर खूब डांटा। उन्हें होरी की उतनी परवाह नहीं थी, वे तो जुर्माने की रकम खुद हड़पना चाहते थे। नोखेराम और झिंगुरी सिंह ने इस विपत्ति से निकलने का मार्ग ढूंढ निकाला। बिजली संपादक ओंकार नाथ को उन्होंने इस घटना का ब्यौरा देते हुए एक गुमनाम पत्र भेजा। ओंकार नाथ जी तो इसी ताक में रहते थे। उन्होंने तुरंत राय साहब को खबर भेजी। बड़ी खुशामद और चंदा देने के बाद राय साहब संपादक जी को इस बात पर राजी कर सके
कि यह पत्र या खबर अखबार में न छपे। खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी में नहीं पड़ती थी। संपत्ति की दीवार जितनी ऊंची होती जा रही थी, दंपत्ति एक दूसरे से उतने ही दूर होते जा रहे थे। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उदंड। गोविंदी की कविताओं का वह मजाक उड़ाता, उसे अपशब्द कहता, पर गोविंदी निष्ठा और लगन से घर गृहस्थी संबंधी अपने कर्तव्यों का पालन करती जाती थी। मालती को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता। एक दिन गोविंदी घर छोड़ देने का निश्चय करके घर से निकली। रास्ते में डॉक्टर मेहता से मुलाकात हो गई। मेहता बहुत देर तक गोविंदी को समझाते रहे। वे गोविंदी को त्याग, धैर्य, बलिदान आदि गुणों की सजीव प्रतिमा मानते थे। उसका दुख उन्हें द्रवित कर गया। उन्होंने गोविंदी को आश्वासन दिया कि वे मालती को अवश्य खन्ना से दूर रखने की कोशिश करेंगे। शहर में साल भर रहकर ही गोबर चंट हो गया। उसने मजूरी की, चाय की दुकान डाली, चाट के खोचे लगाए। काफ़ी पैसा जमा कर वह गांव गया। होली आ रही थी, अतः होली का सामान भी ले लिया। घर में सबके लिए कुछ न कुछ सामान खरीदा। जिस दिन गोबर घर पहुंचा, उस दिन होरी कमजोरी के मारे काम करते करते बेहोश हो गया था। सारा घर चिंतित था। गोबर को देखते ही सब खिल उठे। झुनिया ने गोबर को सारा हाल सुनाया। गोबर सुनकर खौल उठा। उसने भोला और सभी महाजनों को अपमानित करके बदला लेने का निश्चय किया। होली का स्वांग करने के बहाने गांव के एक एक पंच का खूब अपमान किया गया। भोला गोबर का ठाट बाट देखकर दंग हो गया। गोबर ने अपने शिष्ट व्यवहार से उसका मन जीत लिया और फिर भोला ने उसके बैलों की जोड़ी लौटा दी। पंचों ने बदला लेने के लिए नोखेराम को उकसाया, अतः होरी को बुलाकर लगान चुकाने का फरमान दे दिया। होरी खिन्न होकर लौटा, क्योंकि उसने लगान दे दिया था, पर गोबर बिगड़ गया। उसने नोखेराम को जाकर ऐसा लताड़ा कि पंचों की हवा खिसक गई। गोबर ने उसी दिन लखनऊ लौट जाने का निश्चय किया। जिस घर में उसकी पूछ नहीं, जहाँ उसका सम्मान नहीं, वहाँ वह नहीं रहेगा। चलते चलते खूब लड़ाई हुई। आज झुनिया भी बराबरी से खड़ी होकर धनिया से लड़ रही थी। होरी ने बीच बचाव की कोशिश की, पर गोबर झुनिया और बच्चे को लेकर चला गया। राय साहब बेहद परेशान थे। कन्या का विवाह करना था, मुकदमे की कोर्ट फीस देनी थी, इलेक्शन लड़ना था, कम से कम 2-3 लाख का खर्च था, पर रुपये कहाँ से आते। मिस्टर तनखा ने ही उन्हें जोर देकर खड़ा कराया था, पर अब वे प्रतिद्वंदी राजा साहब के पैरोकार थे। तनखा केवल धन के मित्र थे। उनकी खरी खोटी बातें सुनकर राय साहब भौचक्के रह गए। मिस्टर खन्ना ने उन्हें बैंक से कर्ज दिलवाने का वादा तो किया, पर अपना कमीशन साफ मांग लिया। वे बिजनेस और दोस्ती को अलग अलग क्षेत्र मानते थे। डॉक्टर मेहता और मालती ने एक महिला व्यायामशाला स्थापित की। नगर के सब प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने चंदे दिए। खन्ना आनाकानी कर रहे थे, पर मालती की एक डांट में ढीले हो गए। मालती ने स्पष्ट कर दिया कि इस चंदे के एवज में खन्ना को यश और धन्यवाद ही मिल सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर वह कोई अन्य भ्रम पाल रहे हैं तो यह उनकी गलती है। उधर गांव में पंडित दादा दीन का बेटा माता दीन सिलिया चमारिन से फंसा हुआ था। सिलिया का तन मन लेकर भी बदले में कुछ देना न चाहता था। अब सिलिया उसके लिए मुफ्त की मजदूर थी। सिलिया के माँ बाप चाहते थे कि या तो लड़की माता दीन के घर पत्नी की इज्जत से रहे या अपने घर लौट जाए। सिलिया लौटने को तैयार न थी। उसके घर वालों ने माता दीन की खूब दुर्गति की, उसके मुंह में हड्डी डाल दी, उसे धर्म भ्रष्ट कर सब चले गए। पर दाता दीन ने प्रायश्चित कराया। भोज, हवन, यज्ञ सब हुआ, पर लोग माता दीन से बचकर ही निकलते। सिलिया को उसी दिन से निकाल दिया गया। निराश्रित सिलिया को धनिया ने अपने घर में आश्रय दिया। पंडित दाता दीन का क्रोध इससे उस पर और बढ़ गया, पर धनिया किसी से दबने वाली न थी। होरी की बेटी सोना की सगाई हो गई। विवाह के लिए होरी 200 रुपये कर्ज ले रहा था। सोना अपने पिता की दुर्व्यवस्था को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने सिलिया के हाथ अपने भावी पति मथुरा को संदेश भिजवाया कि वे लोग दहेज का हट न करें, अन्यथा सोना नदी में डूबकर जान दे देगी। मथुरा ने बड़ी मुश्किल से पिता को मनाकर होरी को पत्र लिखवा दिया, पर धनिया अड़ गई। वह रुपयों के पीछे कुल मर्यादा तोड़ने को तैयार न थी। भोला ने जवान विधवा नोहरी से सगाई की। घर में खूब लड़ाई हुई। सौतेली सास और बहू में कैसे पड़ती। भोला के बेटे कामता ने उसे घर से निकाल दिया। नोखेराम के पास फरियाद करने गया तो उन्होंने भोला को अपने घर नौकर रख लिया।
भोला की दुर्दशा थी और नोहरी रानी बनी घूमती थी। उसने नोखे राम को बस में कर लिया था। सारे गांव पर धौंस जमाती घूमती थी। भोला अपने घर लौट जाने की कोशिश करता तो नोहरी जाने नहीं देती। सारा गांव भोला पर हंस रहा था, पर नोहरी से कुछ कहने की साहस किसी में न था। इधर पटेश्वरी ने मंगरू शाह को उल्टा सीधा पढ़ाकर होरी से कर्ज के रुपये वसूलने को तैयार करवा लिया। मंगरू शाह कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते थे, अतः यह काम भी पटेश्वरी ने बड़े उत्साह से किया। होरी को तब पता चला जब अदालत से कुर्क अमीन नीलामी का आदेश लेकर आया। होरी ने मंगरू शाह की बड़ी चिरौरी विनती की, पर ऊख तो चली ही गई। दुलारी सहुआइन इसी ऊख पर 200 रुपये देने को तैयार हुई थी। अब उन्होंने भी इनकार कर दिया। सोना की शादी की तिथि पास आ चुकी थी। इस विपत्ति में नोहरी ने रुपये देकर मदद की। अब वह सारे गांव से अपनी दयालुता का बखान करते घूमती। झुनिया को शहर का जीवन बेहद दुखदाई लगा। एक कोठरी भर थी, न आंगन न कोई खुली जगह। बच्चा अलग रोता रहता। झुनिया घर का काम करती या बच्चा संभालती। उस पर विपत्ति यह कि दूसरा बच्चा होने वाला था। बच्चा बीमार पड़ा और सप्ताह भी में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख झुनिया को तोड़ गया। उधर गोबर का खोचे का काम ठीक से नहीं चल रहा था। उसने खन्ना की शक्कर मिल में नौकरी कर ली। दिन भर मिल में खटता, रात को शराब पीकर कभी गालियां बकता, कभी झुनिया को पीटता। झुनिया की पड़ोसिन चूहिया ने उसकी बड़ी मदद की। उसी ने प्रसव कराया और वही बच्चे को दूध पिलाकर पाल रही थी। गोबर और झुनिया में अब पटती नहीं थी। बोल चाल तक बंद हो गई। उधर शक्कर मिल में हड़ताल हो गई। हड़ताली मजदूरों और नई भर्ती के लिए आने वालों में जबरदस्त मारपीट हुई। हड़ताल के नेता मिर्जा खुर्शेद और संपादक ओंकार नाथ थे। वे तो भाग खड़े हुए। गरीब मजदूर पिट गए। गोबर लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ। झुनिया ने रात दिन एक कर उसकी सेवा की। वह घास छीलकर बेचकर 4 पैसे कमा लाती और जैसे तैसे घर की गाड़ी खींचती। गोबर इस प्रेम और सेवा के सामने झुक गया। दोनों में पुनः मेल हो गया। झुनिया को लगता पुराने दिन लौट आए हैं। शक्कर मिल में आग लगा दी गई। अपराधी पकड़े नहीं गए, पर सब जानते थे कि यह काम हड़ताली मजदूरों को भड़काकर कराया गया है। खन्ना ने अपना सब कुछ मिल में लगा दिया था। वह दिवालिया हो गए। इस विपत्ति में मेहता मालती सबसे बढ़कर उनकी पत्नी उनका सहारा बनी। वही पत्नी जिसकी आज तक उन्होंने उपेक्षा की थी, अपमान किया था, वही दृढ़ स्नेह स्तंभ के समान उनके साथ खड़ी थी। गांव में माता दिन अपनी गलती का अनुभव करके पछता रहा था। वह सिलिया के सामने किस मुंह से जाए। उसने होरी के हाथ 2 रुपये भेजे। सिलिया यह सुसंवाद सोना को सुनाने दौड़ पड़ी। सोना का गांव दूर था। पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सोना ने इसका गलत अर्थ लगाकर सिलिया को इतना फटकारा कि बेचारी रुआंसी होकर लौट आई। मिस्टर खन्ना जी जान से मिल को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में लगे थे और गोविंदी हर तरह से उनकी सहायता कर रही थी। इधर मेहता और मालती ने अपने जीवन का ध्येय बनाया जनता की निष्काम सेवा। आत्मवाद तथा अनात्मवाद की खूब छानबीन करने के बाद वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग ही कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है। इस उदार वृत्ति का अज्ञात रूप से मालती पर भी प्रभाव पड़ता जाता था। उसकी विलास वृत्ति क्षीण हो रही थी। त्याग भावना बढ़ रही थी। अब वह गरीबों के घर बिना फीस लिए चली जाती। कभी दोनों गांवों की ओर चले जाते। मालती बच्चों का डॉक्टरी परीक्षण करती, माताओं को बच्चों की देखभाल के बारे में समझाती। एक बार दोनों होरी के गांव पहुंचे। गांव वालों ने खूब खातिर की। मालती ने उन्हें सफाई, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताया। ग्रामीणों की गरीबी देखकर उसे अपने विलास पर लज्जा आती। उसे लगता कि किसानों का इतना सीधापन ही उसकी दुर्दशा का मुख्य कारण। मेहता ने मालती को ग्रामीण महिलाओं से इस प्रकार घुलते मिलते देखा तो मुग्ध हो गए। मालती का रूप उन्हें प्रभावित न कर सका था, पर उसके गुण, त्याग, स्नेह, सेवा आदि भाव उनके मन पर गहरा असर डालने लगे थे। गांव के नदी तट पर रात को दोनों घूमने गए। मालती ने मेहता के सम्मुख अपना प्रेम भरा हृदय खोल दिया, पर मेहता प्रेम को आध्यात्मिक नहीं
भौतिक वस्तु समझते थे। वे प्रेम में एक अधिकार, ईर्ष्या एवं प्रतिशोध तक को उचित मानते थे। मेहता के इन विचारों से मालती को चोट पहुंची। वह प्रेम को आत्मा की वस्तु मानती थी, संदेश से बहुत ऊपर। प्रेम के मंदिर में परीक्षक नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पाया जा सकता है। आज मेहता ने उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। उसे लगा मेहता की बुद्धि की प्रखरता प्रेमत्व को पशुता की ओर खींच रही है। इसी बुद्धि की प्रतिभा के कारण वह मेहता की ओर आकर्षित हुई थी। इसी के कारण वह उनसे दूर होने लगी। राय साहब का सितारा बुलंद था। तीनों काम सफल हुए। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई, मुकदमा जीत गए, इलेक्शन में जीतकर होम मेंबर बन गए। हिज मैजेस्टी ने राजा की पदवी प्रदान की, पर यह खुशी बहुत थोड़े दिन टिकी। उनके लड़के रुद्रपाल ने पिता को बिना बताए मालती की बहन सरोज से विवाह कर लिया। दोनों इंग्लैंड चले गए। रुद्रपाल की ओर से मिस्टर तनखा ने राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। जिस रियासत के लिए मुकदमा लड़ा था उस पर रुद्रपाल का अधिकार हो गया। बेटी दामाद में संबंध विच्छेद हो गया। दोनों अलग रहते थे और एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इन्हीं बच्चों के लिए उन्होंने दूसरा विवाह न किया था। राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वस्त होते देख रहे थे। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए। अब मालती उनसे कटने लगी थी और वह मालती के लिए व्याकुल हो रहे थे। यद्यपि मालती उनका पूरा ख्याल रख रही थी, उन्हें अपने बंगले में ले आई थी, उनके खाने पीने का ख्याल रखती, उनकी आय को भी संभाल कर खर्च करती थी। वह गृहिणी का पूरा कर्तव्य निभाते हुए भी मेहता से दूर थी। मालती ने गोबर को माली के काम पर नौकर रखा। उसका बच्चा मंगल मालती की आंखों का तारा हो गया। बच्चे को चेचक निकली तो मालती ने रातों को जाग जाग कर उसकी सेवा की। मेहता ने मालती से विवाह का प्रस्ताव किया, पर मालती ने स्वीकार न किया। वह मेहता को गृहस्थ के बंधन में जकड़कर सेवा और त्याग के मार्ग से गिराना नहीं चाहती थी। इस पीड़ित मानवता की पुकार मेहता ने सुनी थी। अगर वह व्यक्तिगत सुख भोग विलास में लिप्त हो गए तो समाज सेवा का व्रत कौन लेगा। मालती अपना जीवन भी सेवा, त्याग और बलिदान में अर्पित कर देना चाहती थी। दोनों ने निश्चय किया कि वह विवाह न करके आजीवन समाज सेवा करेंगे। सिलिया का बच्चा निमोनिया से मर गया। माता दिन को बच्चे से बहुत प्रेम था। मृत्यु के दिन वह फूट पड़ा। बच्चे के शव को खुद उठाकर नदी तट तक ले गया और उसी दिन से समाज की परवाह न करके सिलिया के साथ रहने लगा। होरी की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। 3 साल से लगान बाकी पड़ा था। नोखे राम ने बेदखली का दावा कर दिया। कहीं से उधार मिलने की भी आशा न थी। पंडित दाता दिन ने एक उपाय सुझाया। राम सेवक महतो से रूपा का विवाह कर उनसे रुपये लिए जा सकते थे। इस तरह खेत बच जाते और कन्या का विवाह भी बिना खर्च के हो जाता। राम सेवक खोरी से 2-4 साल ही छोटा था और रूपा फूल सी थी, पर दुर्भाग्य होरी और धनिया में खूब बहस हुई। अंत में रूपा का विवाह राम सेवक से हो गया। जिस दिन रुपये हाथ में आए, होरी जैसे जमीन में गड़ गया। सारे जीवन कठोर मेहनत की, न कभी खाया न उड़ाया, उस मेहनत का यह पुरस्कार था। विवाह में गोबर भी आया। इस बार उसने सबसे इतना मीठा व्यवहार किया कि सारा गांव मुग्ध हो गया। कुछ दिन बाद गोबर लौट गया। रूपा ससुराल में खुश थी। उसका जीवन दरिद्रता में ही बीता था। ससुराल में उसने धन का सुख पहली बार जाना। पति उसके लिए देवता था। उसके अधेड़पन से दुखी हुए बिना वह उसकी सेवा करती थी। गोबर के बेटे मंगल के दूध पीने के लिए उसने एक गाय भी भिजवा दी। वह अपने घर वालों को सुखी देखना चाहती थी। एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊसर में कंकड़ की खुदाई शुरू की। होरी भी 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। रात को सुतली काटता। उसे रामसेवक के रुपये लौटाने की धुन थी। एक दिन अचानक हीरा लौट आया। होरी ने उसे गले से लगा लिया। पुराना द्वेष धुल गया। हीरा बहुत लज्जित था, फटे हाल था। अब उससे कैसा बैर। दूसरे दिन होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। दोपहर को तेज लू चल रही थी। खाली पेट काम करते करते होरी का सिर चकराने लगा। वह जो गिरा तो उठ न सका। धनिया यंत्रवत दौड़ दौड़ कर पना बनाती, कभी देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी गोदान करा दो। दादा चले।
धनिया आज ही सुतली बेचकर 20 आने लाई थी। वही पति के ठंडे हाथ में रखकर दाता दिन से बोली, घर में न गाय है न बछिया, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो यह थी गोदान की मार्मिक कहानी, जो कि भारतीय किसानों की दुर्व्यवस्था और ऋण की कथा कहती है। उस जमींदारी के समय में अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर कितने जुल्म किए गए और किसान कैसे कृषक से मजदूर बनता चला गया, और फिर धार्मिक अंधविश्वास ने उन भोले भाले किसानों की जान ले ली। इसी की कथा गोदान में प्रेमचंद ने बड़ी ही बारीकी और खूबसूरती से बुनी है। इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियों और उपन्यासों की कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आप तक सबसे पहले हमारी सूचना मिल सके। धन्यवाद।